बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। नाइन्थ क्लास यूनिट 6 की एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे। इन्फिनेटिव हमने पढ़ लिया था, उसके बाद जेरेंड की थोड़ी सी झलक आपको क्लास में दिखाई गई थी। उसके बाद अब हम थॉरली फिर जेरेंड को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जेरेंड की कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होती है। अगर इसके फंक्शन की बात करता हूँ तो ये वर्ब प्लस नाउन होता है। वर्ब प्लस नाउन होता है। आप देख रहे होंगे कि फंक्शन में इन्फिनेटिव का फंक्शन भी वर्ब प्लस नाउन था। ठीक है, अब इसका फंक्शन भी वर्ब प्लस नाउन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जेरेंड और इन्फिनेटिव तकरीबन एक ही चीज़ का नाम है, जस्ट कंस्ट्रक्शन चेंज है। वो 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म होता है, ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। मैं सिंपल बातों में आपको बता देता हूँ कि आईएनजी फॉर्म 3 तरह से बिहेव करती है। आईएनजी फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो 3 तरह से बिहेव करती है। एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर आई एम टीचिंग द क्लास, यूँ कर लेते हैं, टीचिंग द क्लास। ठीक है, इसी तरह से मैं करता हूँ। अभी हम जेरेंड की बात नहीं करते, अभी हम पार्टिसिपल की बात कर लेते हैं। आई लाइक चलें ऐसा ही कर लेते हैं, टीचिंग पीपल। आई लाइक टीचिंग पीपल। और नंबर 3 पे मैं करता हूँ, चलें, टीचिंग इज़ माई हॉबी। ठीक है, चौथा सेंटेंस भी मैं करता हूँ, आई लाइक टीचिंग। आई लाइक टीचिंग। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आईएनजी फॉर्म की बात करूँ तो आईएनजी फॉर्म का 3 तरह का इस्तेमाल है। क्या? पहली बात, मेन वर्ब के तौर पर, मेन वर्ब के तौर पर, यानी फॉर्म ऑफ वर्ब के तौर पर, दूसरे अल्फाज में। दूसरी बात मैं करता हूँ, प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर यूज़ होता है। तीसरी बात मैं करता हूँ, जेरेंड के तौर पर यूज़ होता है। ठीक है मेरे बच्चों, जब मैं जेरेंड की बात करता हूँ तो याद रखिएगा, एक सेंटेंस अगर यहाँ पर नज़र आ रहा है तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 2 तरह के स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब जब आप कहते हैं कि जेरेंड जो है वो नाउन के तौर पर बिहेव करता है, तो मेरे बच्चों इन 2 स्ट्रक्चर्स में जेरेंड कहाँ पर आ सकता है? या तो सब्जेक्ट के तौर पर पहली कंस्ट्रक्शन में, दूसरी में सब्जेक्ट के तौर पर या ऑब्जेक्ट के तौर पर। ठीक है, वर्ब के तौर पर ये फॉर्म ऑफ वर्ब या मेन वर्ब इसको बोलते हैं, यहाँ पर ये आ रहा होता है। अगर सब्जेक्ट के तौर पर आईएनजी फॉर्म आपको मिलती है या ऑब्जेक्ट के तौर पर आईएनजी फॉर्म मिलती है, इसका मतलब ये जेरेंड है। अब हम इस तरफ बात करते हैं। आई एम टीचिंग द क्लास। एम आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके पास सब्जेक्ट है, ये आपके पास वर्ब है। ठीक है, द क्लास ऑब्जेक्ट है। आई एम टीचिंग द क्लास। यू आर टीचिंग व्हाट? यू आर टीचिंग whom? whom का क्वेश्चन पैदा होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट का पता करना चाहते हैं तो व्हाट या whom का क्वेश्चन पैदा होता है। तो आई एम टीचिंग द क्लास, यू आर टीचिंग whom? द क्लास। तो इस तरह से ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मालूम हुआ कि ये हमारे पास जेरेंड नहीं हो सकता। ये पहले वाली बात है कि ये मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो गया। दूसरा बच्चा पूछने चाह रहे हैं मेरे ख्याल में कि क्या जेरेंड मेन वर्ब के तौर पर बिहेव कर सकता है? यही तो बता रहा हूँ कि नहीं कर सकता। ठीक है, या सब्जेक्ट के तौर पर आएगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा। आई लाइक टीचिंग
पीपल। क्वेश्चन पैदा होता है, अच्छा ये वर्ब है आपके पास, ये आपके पास सब्जेक्ट है, अच्छा और ये पूरा आपके पास ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब हम अलग देखते हैं टीचिंग पीपल तो क्वेश्चन पैदा होता है विच पीपल, जवाब आता है टीचिंग। विच का क्वेश्चन अगर पैदा होता है तो वो जवाब जो होता है ग्रामर के मुताबिक एडजेक्टिव होता है, ठीक है, वो जवाब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो इसी लिहाज से ये आईएनजी फॉर्म में टीचिंग, अगर नाउन साथ गिवन हो, अगर नाउन साथ गिवन हो तो फिर आईएनजी फॉर्म क्या होगी, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या मतलब, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगी, ठीक है। ये मैंने बात लिखी है प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर यूज़ हो रही है, क्यों, इसके बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। तो इसी लिहाज से विच पीपल, टीचिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल के तौर पर बिहेव कर रही है। टीचिंग इज़ माई हॉबी। अब आप देखें एक सेंटेंस के अंदर, अच्छे स्टूडेंट्स यहाँ पर भी मैंने शो किया, मेरे ख्याल में यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले इंग्लिश के सेंटेंस में क्या चीज़ आती है, सब्जेक्ट आता है। क्या आपका सब्जेक्ट आईएनजी फॉर्म पर मबनी है, जी, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, माई हॉबी, टीचिंग इज व्हाट, माई हॉबी, तो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आईएनजी फॉर्म सब्जेक्ट की शक्ल में है तो ये जेरेंड कहलाता है। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अब आईएनजी फॉर्म की शक्ल में जेरेंड आपके पास क्या है, नाउन है, ठीक है। इस लिहाज से ये आपका सब्जेक्ट हो गया और सब्जेक्ट नाउन होता है, और नाउन आपका आईएनजी फॉर्म की शक्ल में, इसका मतलब ये जेरेंड हो गया, ठीक है। फिलहाल चौथी कंस्ट्रक्शन में हम देखते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। आई लाइक टीचिंग, यू लाइक व्हाट, टीचिंग। अब देखें ऑब्जेक्ट आपका आईएनजी फॉर्म की शक्ल में है, ये आपका जेरेंड है। क्यों, किस लिए, क्योंकि भाई ऑब्जेक्ट में या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। अगर आईएनजी फॉर्म की शक्ल में ऑब्जेक्ट आ जाए तो ये आपका जेरेंड होगा, क्योंकि जेरेंड क्या है, फंक्शन के एतबार से नाउन है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बात हमारी कंप्लीट होती है। उसके बाद जी बच्चे, नेक्स्ट हमारी बात है जी, तो पेंटिंग इज गुड फन, आई लाइक पेंटिंग, माई फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, सो ऑन, दीज आर द जेरेंड्स। कंडीशनल टाइप 3, कंडीशनल सेंटेंसेस की बात करते हैं। कंडीशनल 3, जी डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि ऑलरेडी इट हैज़ बीन डिस्कस्ड, मतलब कंडीशंस की बात करूं तो ये वर्ड कंडीशन से निकला है, ठीक है। कंडीशन का मतलब क्या होता है, शर्त, ठीक है। याद रखिएगा, जब आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो एक सेंटेंस पर कंडीशन अप्लाई होती है, दूसरा उसका रिजल्ट होता है, ठीक है। मालूम क्या हुआ, इसमें कम से कम 2 सेंटेंसेस का आना लाजमी है कंडीशनल सेंटेंसेस में, ठीक है। वाज़ेह कर दूं, अगर आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो एक तो इफ़ क्लॉज होता है, याद रखिएगा, क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस, अभी इसको यही समझें। दूसरा आपके पास मेन क्लॉज होता है, क्लॉज इज इक्वल टू सेंटेंस, ठीक है। अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे क्लॉज होता क्या है, वो और बात है, बाद में पता चलेगा। इफ़ वाला सेंटेंस होता है और दूसरा मेन सेंटेंस होता है, ठीक है। अब दूसरे अल्फाज में यूँ समझ लीजिए, अच्छा ये भी मत समझिएगा कि मेन सेंटेंस हमेशा आखिर में आता है, इफ़ वाला पहले आता है, नॉट दैट, ये बाद में भी आ सकता है, वो पहले आ सकता है, ठीक है, रिवर्स हो सकते हैं। ओवरऑल ये बताना चाहता हूँ कि इफ़ क्लॉज जो है ये डिपेंडेंट सेंटेंस होता है और ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि कंडीशनल 3 में, कंडीशनल 1 में हमने पढ़ा कि इफ़ क्लॉज जो है वो इफ़ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। कंडीशनल 2 में हमने पढ़ा था इफ़ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है और मेन क्लॉज में वुड प्लस
फर्स्ट फॉर्म होती है। वुड, शुड, कुड जो भी आ जाए, ठीक है, सिर्फ कैन में नहीं आ सकते। मॉडल वर्ब के बाद हमेशा पहली फॉर्म आती है। तो इसी लिहाज से डियर स्टूडेंट्स, थर्ड कंडीशनल की अगर हम बात करते हैं तो ये इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। और मेन क्लॉज में आपके पास ये होता है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है डियर स्टूडेंट्स, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। मेरे ख्याल में इसमें नहीं आ रहा, चलिए अब आ जाएगा, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। अब इसी लिहाज से सेंटेंसेस बनाते जाइए। कुछ बच्चे इसको समझते हैं अच्छा इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। भाई इसमें सब्जेक्ट तो अपने तौर पर ऐड करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पर सेंटेंस बना रहा हूं, इफ यू, अब सब्जेक्ट तो अपने तौर पर लेना पड़ेगा। हाँ, अब टेंस का इस्तेमाल करें पास्ट परफेक्ट का। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, जी ये इफ वाला क्लॉज है, इफ यू हैड वर्कड हार्ड। अब पास्ट परफेक्ट कहां से पता चल रहा है? पास्ट परफेक्ट का पता चल रहा है ये वाली बात, हैड के साथ थर्ड फॉर्म गिवन है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है जी। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव passed the exam, you would have passed the exam. If you had worked hard you would have passed the exam. कंडीशन ये अप्लाई की गई है कि अगर आप मेहनत कर लेते तो आप इम्तहान पास कर लेते, ठीक है। मालूम क्या हुआ? मेहनत नहीं की, इम्तहान पास नहीं हुआ। ये शर्त है, कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वर्क हार्ड, ठीक है। तो उसी लिहाज से वहाँ पास होना। तो डियर स्टूडेंट्स, देखने वाली जो बात होती है वो यही होती है, कंडीशनल 3 में इफ़ वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का होना चाहिए और दूसरे वाला वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। अब वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ आता है, सेकंड फॉर्म के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, ठीक है। तो इसी लिहाज से वुड हैव आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म ये आ गई। तो इधर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये बता दूं, वुड की बजाय आप कुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, शुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। माइट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक भाई। मस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अप टू द सिचुएशन है, अप टू द सिचुएशन है। अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं शुड इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई पास्ट में एबिलिटी बताना चाहते हैं कुड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कोई प्रोबेबिलिटी या अनसर्टन सिचुएशन बयान करनी है माइट का इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई हकीकत बयान करनी है मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। इस लिहाज से ये क्लियर हो जाती है बात। तो जो ज़रूरी बात है याद रखने वाली वो यही है कि इफ़ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट का, और दूसरा जो क्लॉज होता है वो आपके पास क्या होता है? कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल्स। ये पेज नंबर 70 पे आएंगे। इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड, इफ़ यू हैड स्टडीड हार्ड। अब ये इफ़ वाला क्लॉज पास्ट परफेक्ट में है तो दूसरा सेंटेंस आप अपने तौर पर लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म उसमें लगाना है। If you had studied hard, you would have passed the examination, ठीक है। और कर ले, if you had studied hard, कोमा देंगे, you would have gained the prize, you would have achieved the first position, up to you. If you had come to me, जी ये कंडीशन है। इफ़ यू हैड कम टू मी, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म के लिए सेंटेंस देखें, इसके मुताबिक क्या आना चाहिए? इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अगर आप मेरे पास आ जाते तो मैं आपकी मदद कर देता। तो इस तरह से आई वुड हैव हेल्प्ड
you. If I had seen him, if I had seen him, अगर मैं उसे देख लेता, क्या आना चाहिए? I would have invited him to dinner. आप जो सोच रहे हैं आप अपने लिहाज से कीजिए। जो आपके पास see him, ठीक है, see के वर्ब के तौर पर जो इस्तेमाल हमारे पास हुआ है उसके मुताबिक जो भी आपको अच्छा लगे सेंटेंस, लेकिन वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं भूलना, क्योंकि कंडीशनल 3 में ये लाजमी है। और इसकी इंपॉर्टेंस की बात करूँ माय डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर में जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी इसका बेतहाशा इस्तेमाल है। इसीलिए अभी से अगर आप समझ जाते हैं चीज़ों को, कंडीशनल 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है, अकॉर्डिंगली तो ये आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का मसला भी हल हो जाता है। सिर्फ ये नहीं कि ये एक्सरसाइज करा रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से जो 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन होगा उसको भी ये कवर कर रहा है, ठीक है। तो वो भी कंडीशनल का एक ना एक सेंटेंस आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है। अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह फिर फर्दर इसको करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।